डिफेंस सर का बजट पूरा पड़ोसियों को बढ़ा दिया। सर पड़ोसियों के लिए क्या है? पड़ोसियों के लिए कुछ कुछ पैसा तो इर्मार्क किया है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है। तो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन हुकूमत ने तकरीबन 45 ट्रिलियन रुपीस का बजट जो है वो पेश किया, जो कि लगभग कहा जा रहा है $550 अरब स्पेंडिंग बजट है। दो चीजें हम समझना चाहेंगे। एक तो बजट आया है, वैसे तो बजट बड़ा लेंदी होता है, हमें तो खुद अपनी कंट्री का बजट समझ नहीं आता, तो हम आपकी कंट्री का क्या समझेंगे। और जारी बात है, ये एक बहुत बड़ा बजट है। ठीक है, इंडिया में भी तो हमारे जैसी यूथ है, इंडिया में भी हमारे जैसे पॉलिटिशियन नहीं, आपके जैसी यूथ नहीं है इंडिया में। किसने कह दिया आपके जैसी यूथ है? इंडिया की यूथ जो है उसे आप आईटी के हवाले से देखिए। अब आप ये इमेजिन करें कि 10 साल अगर वो रहे हैं तो वो बजट भी पेश कर रहे हैं और तगड़ा बजट पेश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं, वो हैं तो इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो वो कहते हैं जी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी। और हमने अपना जो दुनिया के सामने बजट रखा है, उन्होंने बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट चीज़ें गिनवाई हैं। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो एक पहली बात उन्होंने ये कि नहीं, इंडिया जो है स्ट्रॉन्गर इंजन है ग्लोबल ग्रोथ का। ठीक है जी। वो कह रहे हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीज़ है। ठीक है जनाब, इंडियन रुपीज़, जो कि तकरीबन मोर देन 3% ऑफ द जीडीपी है। यानी कि आप देखिए कि वो कह रहे हैं ग्रोथ ही हमसे हो रही है, इंजन ऑफ ग्रोथ है। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग टू द वर्ल्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग डॉक्टर जयशंकर एज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, मुझे नहीं याद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आके ट्वीट करे या लोगों को बताए, या फॉरेन ऑफिस जो है वो अपनी प्रेस रिलीज बताए और कहे कि देखो ये इकोनॉमी, ये मेरी सक्सेस है। दिस इज व्हाट वो अपना दुनिया को इमेज ये दिखा रहे हैं। फिर वो बात कर रहे हैं कि जी हम अच्छी लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रेलवे आउटले की बात कर रहे हैं कि जो रेलवे है वो तकरीबन उसका जो आउटले है वो 240 बिलियन का है। ठीक है। सो बट दिस जेंडर एम्पावरमेंट इंडिया के अंदर तो द गर्ल्स आर वेरी मच आउटस्पोकन। द बेस्ट थिंग विच आई हैव सीन दैट इंडियन पॉपुलेशन में दे कैन स्पीक गुड इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और आप मिडिल ईस्ट में चले जाए, बहुत सारी जगहों में चले जाए, द इंडियंस हैव दैट एज ओवर पाकिस्तान। एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, इनकम क्लास जो है, अर्निंग क्लास जो है, उसकी शिकायत करती है हमें के अंदर। कल अगर आप मोटा देखें तो करीब 7 लाख रुपए तक इनकम तक इंडिया में कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख मतलब मेरा ये हमेशा से मैं डिमांड कर रहा हूँ, और मैं हमेशा से ही डिमांड कर रहा था नेशनल टीवी पे। मैंने कहा यार 50-60 हजार रुपए आदमी को किसी को चाहिए घर परिवार पालने के लिए, वहां तक टैक्स ना ले। तो मैंने बहुत बार हाथ जोड़े थे निर्मला जी से, मैं कहा मैडम 50-60 हजार रुपए आप टैक्स ना लगाए, उसके आगे लगाए जो आपके लगाना। तो ये आरजू जी कल बहुत पॉजिटिव बात हुई कि कल 50-60 हजार रुपए तक की इनकम पे लगभग कोई टैक्स नहीं है। अप टू 7 लाख रुपीज ऑफ प्रैक्टिकली नो टैक्स। दूसरी बात स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई गई, एटीसीसी थोड़ा बढ़ाया गया। उसके अलावा एक चीज मोटी चीज टैक्स ओवरऑल घटाए गए, जो एक 15 लाख से ऊपर रुपए सरचार्ज लगता है उसको कम किया गया। जो हाईएस्ट टैक्स हमारे यहाँ 42% था वो अब 39 है। ओवरऑल में अगर हम लगाए तो ओवरऑल यहाँ 20-25% टैक्स है ओवरऑल, मतलब ये कोई मैथमेटिकल एक एवरेज की बात करें। और कल जो इम्पैक्ट मैंने बजट का देखा, जो मेरे साथ कुछ टैक्स एक्सपर्ट भी थे, हम एनालाइज कर रहे थे बैठ के, तो इसका मतलब टीवी पे ये सब डिस्कशन चल रहा था। तो आज करीब 5% टैक्स घटा है, तो 25 में से 5 मानो तो 20% कल निर्मला जी ने टैक्स घटा दिया। जब पूरी दुनिया में रिसेशन है, हर जगह टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह चीजें आसमान छू रही, यहाँ इंडिया ऐसी कंट्री जो अपना टैक्स घटा रहा है और फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, तो ये बहुत अच्छी, हर एक बहुत जबरदस्त बात थी। और हमारा एफडीआई आ रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल ठीक है। हमने कल काफी नए इनिशिएटिव्स लिए, सीनियर सिटीजन्स को भी दिए, कुछ इनिशिएटिव्स दिए, मेडिसिन इंडस्ट्री को दी। और अगर ये जो हम ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के जो कारखाने लगाएंगे, इसमें जो सामान आएगा इसमें हमने ड्यूटी एग्जेम्पशन कर दी। ग्रीन एनर्जीज के लिए ड्यूटी एग्जेम्पशन कर ली, जैसे लिथियम बैटरीज है, जो इसके लिए आप सामान लाओगे तो इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगभग कुछ भी नहीं है, इसमें एग्जेम्पशन देगी। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पुश था। बाकी ये जो हमारा जो गरीब भाई हमारे बहन है, उनको जो फ्री राशन है वो 1 साल तक और एक्सटेंड कर लिया। तो मतलब कुछ सिगरेट्स हमने थोड़ी महंगी कर ली, क्योंकि सिगरेट मैं तो बड़ा फेवर हूँ सिगरेट महंगी। मुझे पता बहुत से लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, पर सिगरेट कोई फायदा नहीं देती किसी का। सिगरेट नुकसान होता है, मुझे कोई बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, मैं तो खुद पीता नहीं, पर आपके लिए सोचता हूँ। तो ये वाली चीजें हैं। तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव बजट आया, जिसमें हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को कवर किया गया, हर एक को कवर किया गया, वो ट्राइबल हो, वुमेन हो, वो ओल्ड एज हो, वो किड्स हो, वो सैलरीड क्लास हो, वो बिजनेस, और सर टैक्स रिबेट हो, डिफेंस का पड़ोसियों को सर पड़ोसियों के लिए क्या है? पड़ोसियों के लिए कुछ पैसा तो इर्मार्क किया है, पर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। सर होना चाहिए था सर, पड़ोसियों का भी हक होता है। तो बजट में जो है वो आप बहुत लोगों को जानते हैं, तो आप बिल्कुल मोदी जी तक ये बात पहुंचाइएगा कि बहुत गलत बात है कि उन्होंने अपने बजट में पड़ोसियों का बजट नहीं रखा, जो कि होना चाहिए था। आरजू जी, आपको तो कम से कम आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो $200 बिलियन चाहिए, सच बताऊं आपको।
मतलब अगर 200 बिलियन आएंगे तो तब, और आप ये फिर ये अपना सिस्टम सारा रिवाइव कर दे तो तब तो कुछ बनेगा, क्योंकि 10 20 30 40 बिलियन में भी कुछ होगा नहीं। मतलब चोट पे बैंडेज लगाने वाला काम है। अगर चोट को ऑपरेशन करके ठीक करना, प्लास्टर करना और फिर मजबूत करना, तो 200 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान को। उतना पैसा कहीं नहीं है अभी। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि हमने जी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखा है। अगर आप वर्ल्ड में हम्म, इन्फ्लेशन देखें, हमारी इन्फ्लेशन देखें, हम्म, और 10 लाख, मतलब इतना बड़ा पैसा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की अच्छी बात। और एक चीज, हाँ, ये मेरे दिमाग में, ये मेरे बिफोर आई गो टू सेकंड पॉइंट, ये आपको बता दूं। मैं 2 दिन पहले आपकी का शो था या कोई नेशनल टीवी था, मैंने अपील किया। मैंने कहा देखो, भारत बनने में 75 साल लगेंगे, वेनेजुएला बनने में 5 साल लगते हैं बस। तो हमें वेनेजुएला होने से बचेगी। मैंने बिल्कुल नेशनल टीवी पे अपील की थी देरवला जी से। कल एक बहुत अच्छी चीज लगी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को उधार मिलता है पैसा सेंटर से, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री पे मिलता है। और 1 साल जो लोन चल रहे थे, 1 साल और उनका इंटरेस्ट फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है। पर अब जो पैसा मिलेगा ना, वो सिर्फ मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ये तो मुझे मास्टर स्ट्रोक लगा निर्मला जी का, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आप इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप इसको सब्सिडीज या ओपेक्स में नहीं लगा, आप इससे तनख्वाह नहीं दे सकते, आप इससे अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर सकते। ये जो रेवड़िया और लेकिन सर आप डिफेंस बजट का भी कुछ कह रहे थे। हाँ, 16% बढ़ा, करीब करीब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा 16%। डिफेंस बजट थोड़ा बढ़ा, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 16% बढ़ा, क्योंकि हमारे डिफेंस बजट में अभी भी 40 से 50% जाता है टुवर्ड्स सैलरीज एंड पेंशंस। तो 16% बढ़ने के बाद वी कैन बाय मोर इक्विपमेंट। तो पहले उस पॉइंट पे आता हूँ। तो ये जो है ना, ये जो 10 लाख करोड़ हमने लगाया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही कंट्री आगे बढ़ेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तभी जॉब्स क्रिएट होगी, तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी जीडीपी बढ़ेगा। और आगे अगर आप अभी देखें, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आउटडेटेड हो चुका है। यूएस नीड्स अराउंड $20 ट्रिलियन एज माय कैलकुलेशन टू पुट इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और हर साल $1.7 ट्रिलियन चाहिए इन यूएस। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई नया नहीं रहा। अब हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं आरजू जी, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें बहुत साल से चलेगा। इट विल नॉट बी द, और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, जो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस दोनों को कंबाइन करें विद टेक्नोलॉजी, मैं कह रहा हूँ अगर हमने नेक्स्ट 20 साल, 10-12 साल भी हमने ठीक निकाल लिए, 2030 के बाद, मार्क माय वर्ड्स, 2026 में यू विल सी क्वांटम जंप्स इन जीडीपी। 2030 में यू विल सी कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल, कोई इंडिया को नहीं रोक सकेगा। और भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट संसद के अंदर पेश किया, और इस बार का बजट लगभग 45 ट्रिलियन रुपीस, और अगर हम यूएसडी में बोलें तो लगभग 550 यूएसडी का बजट था। दुनिया भर के बड़े देशों में अमेरिका, चीन और 1-2 यूरोपियन देशों को छोड़ दे तो ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा बजट है। इसीलिए पूरे दुनिया भर के मीडिया की नज़र इस बजट पर थी। इस बजट में बहुत सारे टैक्स कट किए गए हैं, जैसे जो पहले एनुअली 7 लाख कमाते थे उनको टैक्स स्लैब के अंदर रखा जाता था, लेकिन इस बार उनको टैक्स स्लैब के बाहर कर दिया गया है। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ही फोकस किया गया है। डिफेंस बजट में भी 13% का हाइक हुआ है, लेकिन फिर भी ये हाइक उतना नहीं है जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर हमें चाइना से मुकाबला करना है तो हमारा डिफेंस बजट 100 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का होना चाहिए। तभी हम सैलरी और पेंशन को हटा के अपनी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको मॉडर्न कर सकते हैं। इस यूनियन बजट में बहुत ज़्यादा फ्रीबीज नहीं बांटी गई हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था, क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शन है, तो हो सकता है इस बार बजट में काफ़ी फ्रीबीज बांटी जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। इस बजट में एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा कि इसरो का बजट कम कर दिया गया है पिछले साल से। हम इससे दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर इसरो का बजट थोड़ा बढ़ाया जाता और ऑपरेशन कम भी हैं तो उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे सकते थे। ओवरऑल एक काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। डिसइन्वेस्टमेंट की भी कोई ख़ास बात नहीं हुई है, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ही कंट्रोल में है। इस रिसेशन के टाइम पर भी फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल में होना एक बहुत ही अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, और ये फिस्कल डेफिसिट आगे आने वाले सालों में और भी कम होगा, जिससे हमारी बोरोइंग कम होगी। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि क्या कभी हम ऐसा दिन देखेंगे जब इतना बड़ा बजट पेश करा जाए हमारी संसद में, जो कि देखने वाली बात होगी। अभी जो पाकिस्तान की हाल है उससे तो नहीं लग रहा है कि आने वाले 1 दशक तक भी वो इस हाल में पहुंचेंगे कि इतना बड़ा बजट अपनी संसद में पेश कर पाएँ।